अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के हवाले से जो उन पे फर्द जुर्म आयद हुई है। उनमें से एक चार्जेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जनरल फैज हमीद ने क्या खिलाफ वर्जी की है, इसके अहम इंकशाफात आज के इस वीलॉग में शामिल करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, ये सवाल उठाया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो कि उनके बॉस थे, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए क्या बताते हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्या ऐलान किया है और क्या अहम पैगाम भेजा है, इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे, पाकिस्तान में काम करने वाली जो सेलुलर नेटवर्क कंपनीज हैं या मोबाइल फोन कंपनीज हैं, वो सालाना कितना मुनाफा कमा रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में कितने अरब रुपए वसूल हो रहे हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। आपके इल्म है, ये पिछले तीसरे दिन है जिस दिन से ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई कि उनके बाकायदा जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब बाकायदा ट्रायल होगा। उसके बाद फिर मैंने कल जो तफसीलन वीलॉग में अपने बताया कि जनरल फैज हमीद के जो 6 जो मेन इल्जामात हैं जो कि चार्जशीट के हवाले से या जो जराइम हैं मुबैना तौर के ऊपर, उस पे उनका जब ट्रायल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें थी उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो एक और चीज जो मैं मुख्तलिफ अपने जो जराए से बात की है वो सामने आई है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसमें भी इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर ये मेंशन्ड है कि जनरल फैज हमीद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते पाए गए हैं। पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी वो तो है ही है, जो शख्सियात हैं उनको नुकसान पहुंचाना भी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने जराए से बात की और पूछा कि ये दरअसल है क्या, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी क्या हुई है। तो इस पे बड़े अहम जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसी अगर फौजी ऑफिशियल के ऊपर अगर ये इसका इल्जाम आ जाता है तो ये इंतहाई खतरनाक तरीन इल्जाम है, किसी भी फौजी के ऊपर आए और उसकी सजा अगर ये साबित हो जाता है तो वो इसमें बुनियादी तौर के ऊपर 3 वो कहते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो वायलेशन है उसमें आती हैं। एक ये है कि इलीगल पोजेशन ऑफ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आता है। दूसरा है कि जो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के साथ शेयर करना, और तीसरा है कि ये एस्पियोनाज पर्पस के लिए या किसी दुश्मन मुल्क के साथ ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करना। तो ये 3 जो मेन इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में आते हैं। अब देखना ये है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर इनमें से कौन सी इनके आते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो शेयर नहीं कर सकते। अब इसमें फिर दूसरा जो एक आ जाता है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते। तो जो इलीगल ये पोजीशन में आ जाता है, ये भी इंतहाई खतरनाक जुर्म है एक फौजी ऑफिसर के लिए। तो जनरल फैज हमीद के ऊपर ये अगर साबित हो जाते हैं तो उसकी भी बड़ी सख्त से सख्त सजा हो सकती है। और देखना ये है कि ये किस नौइयत के डॉक्यूमेंट से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो मेरी इस हवाले से, जब आपको याद होगा, मैंने माजी में जब जनरल फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा ऐलान किया गया था कि इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी, और फिर जो दौरान तहकीक कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी वो भी यही थी कि जनरल फैज हमीद ने जो सेंसिटिव डाटा था, रिकॉर्ड था, और उसके साथ साथ कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि टॉप सीक्रेट के जुमरे में आते हैं, वो जनरल फैज हमीद ने अपने पास रखे थे, अपने जो उसको जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है ये तहकीकात भी हो रही थी और इनसे पूछा भी गया था वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो ये जो चार्जशीट में इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन का, ये उसकी हवाले से ये जो मेरे जराए बताते हैं कि ये गालबन ये है जो चार्जशीट में है। अब इसका सवाल ये है कि इसके ऊपर इनको सजा कितनी हो सकती है। जो मेरे जराए ये बताते हैं कि ये डिपेंड करता है, अगर तो ये एस्पियोनाज पर्पस के लिए किसी और को शेयर किया जाता है तो फिर तो उसकी सजाए मौत है। फिर लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये इस तरह भी इलीगल जो पोजेशन के उसमें आता है तो उसकी भी 14 साल तक जो है वो सजा
इत्तला दी जा सकती है जनरल फैज हमीद को अगर ये साबित हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है वो उन्होंने डेलिबरेटली की है या वैसे ही इनके पास रह गए थे, वापस नहीं किया था। तो मेरी इत्तला यही है कि ये इन्होंने डेलिबरेटली कुछ जो डाटा था, कुछ रिकॉर्ड था, वो अपनी पोजीशन में रखा था और उसको इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो उसकी बुनियाद के ऊपर है। अब देखना ये है कि इसकी ये जो पोजीशन थी वो उसके आगे उन्होंने कोई शेयर किया इमरान खान के साथ, जिस तरह पॉलिटिकल एक इन्वॉल्वमेंट आ रही है, या फिर आगे इनके किन मकासद के लिए इनको इस्तेमाल किया था, ये सारा जो है वो ट्रायल के दौरान जब इनके ऊपर जिरा होगी तो वो उसमें ये सारी चीजें सामने खुल के आएंगी। तो ये एक नई जो अपडेट थी वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अब इस पे जो डिपेंड करता है कि जो इनके वकील हैं मियां अली अशफाक, वो जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं वो उसको कैसे डिफेंड करते हैं। उनका भी ये पहला एक्सपीरियंस है किसी भी कोर्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो दिफा के हवाले से, और वो भी इतना हाई प्रोफाइल और बड़ा रिस्की केस के जिसमें खासतौर के ऊपर ये जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं मेरी इतला के मुताबिक इनकी 100% तमाम के तमाम जो इल्जामात के शवाहिद मौजूद हैं, और सिर्फ शवाहिद ही मौजूद नहीं है बल्कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनकी बाकायदा फॉरेंसिक भी कराई जा चुकी है और उनकी तस्दीक के बाद ही ये तमाम तर जो इल्जामात लगाए गए हैं। तो इसलिए जनरल फैज हमीद का बचना मुश्किल है। देखना ये होगा कि उनकी लीगल टीम उनका कैसे दिफा करती है। इस पे जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ तो कार्रवाई शुरू की गई है, उनको टारगेट किया गया है, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और ये कि उन्होंने आर्मी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, ये वो तमाम तर जो सवालात हैं जो कि जनरल फैज हमीद के दिफा में कुछ जो लोग हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लगाते हैं, और साथ ये भी पूछते हैं कि इनके जो बॉस थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके हवाले से वो क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो तो अंडर कमांड थे जनरल फैज हमीद, तो वो उन्होंने जो भी अहकामात मिलने थे उन्होंने वो उसके ऊपर हुक्म की तामील करनी थी। फिर तो जो सजा देनी थी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो फिर उनके बॉसेस को दी जानी चाहिए। इस हवाले से मैंने जो इनके जो करीबी जराए थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये जो खासतौर के ऊपर जनरल फैज हमीद के हवाले से ये तमाम तर जो इल्जामात लगाए गए हैं और जो चार्जशीट में भी आया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, तो उस पे क्या कोई आपसे कोई पूछताछ या कोई इस हवाले से ये जो मीडिया और सोशल मीडिया पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपसे क्यों नहीं पूछा गया, इसकी वजूहात क्या है। तो जो ये इनके करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि सबसे पहले तो जो मीडिया है और आम आवाम, उनको जो फौज का डिसिप्लिन है और जो फौज कैसे काम करती है उसके हवाले से जानना ये जरूरी है। जो ISI है वो कम्प्लीटली जो है वो फौज से एक अलग एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन है, और ये इसका जो ISI का सरबराह होता है वो काम करता है वजीर आजम के। वो जो ISI का सरबराह जो DGI होता है वो कभी भी जवाबदेह नहीं होता आर्मी चीफ को। हाँ, वो उसका एक फौज के साथ ताल्लुक होने की वजह से जो कोर कमांडर्स की मीटिंग्स होती हैं वो उसमें भी बैठता है, या बाकी जो अहम और इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग्स होती हैं वो उसमें भी बैठता है। लेकिन जो जितने भी उनके एक्शंस होते हैं, जितने भी उनके काम होते हैं ISI के बतौर इदारे के और जो उनके सरबराह के, वो जवाबदेह होते हैं वजीर आजम को। और इसी तरह जो जनरल फैज हमीद के हवाले से जो कि वायलेशन या उनके हवाले से ये जो जितने भी ये जो चार्जशीट में इल्जामात सामने आए हैं वो बतौर उनके, अगर वो DGISI थे या DGC के तौर के ऊपर उन्होंने जो भी काम किए तो वो बराह रास्त जवाब देते प्राइम मिनिस्टर को। अब उस पे जो मेरे जराए ये बताते हैं कि जब ये जनरल फैज हमीद DGC थे उस टाइम ये तकरीबन कोई 18 महीने इन्होंने काम किया था। जो जनरल नवीद मुख्तार थे उस टाइम DGISI, उनके अंडर काम किया था बतौर DGC के, और फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर के अंडर जो है वो तकरीबन 8 महीने काम किया था। फिर उसके बाद जब ये इनको हटाया गया और इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो फिर उसके बाद जनरल फैज हमीद जब ये DGISI बन गए तो वो तो फिर बराह रास्त ही इमरान खान के अंडर काम करना शुरू हो गए थे। जो भी काम या जो भी इस हवाले से कोई अगर कोई सबूत आते हैं तो वो उस टाइम इमरान खान को जवाब देते, ना कि आर्मी चीफ को। और यही वो वजह है कि ये आर्मी चीफ से इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती, बल्कि बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या जो सरबराह होते हैं उसके हवाले से उनसे पूछा जा सकता है और इमरान खान से पूछा जा सकता है, ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जा सकता है। और यही वो वजह है कि जो इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है उसमें आर्मी चीफ को नहीं वो किया गया, क्योंकि जो जनरल फैज हमीद के जितने भी काम थे वो उस टाइम
इमरान खान के ही कहने पे या उनकी अंडर कमांड या उनके हवाले से ही जवाबदेह थे, उनके कहने पे कर रहे थे। इसलिए जो कमर जावेद बाजवा वाला जो एक सवाल है वो कहते हैं जो मेरे जराए कि ये बिल्कुल बेमकसद और बेमानी एक सवाल है। बहरहाल इस हवाले से मैंने सोचा था कि ये लाजमी पूछना चाहिए कि कमर जावेद बाजवा जो थे उस टाइम आर्मी चीफ, उनसे क्यों नहीं ये किया गया। बहरहाल इस हवाले से फिर मैंने एक और सवाल भी पूछा कि अगर जनरल फैज हमीद के हवाले से ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ट्रायल के दौरान अगर कोई बुलाया जाता है बतौर विटनेस के, तो क्या जो साबिक आर्मी चीफ थे वो पेश हो सकते हैं। इस हवाले से जो मेरे जराए वो ये बताते हैं कि आर्मी चीफ को तो चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर हो, उसको कोई भी अदालत बुलाए तो वो पेश होने के जो कानून के तहत ना सिर्फ ये कि उनको पेश होना पड़ता है, बल्कि जो भी सवालात हों तो वो भी अदालत के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, और अगर बुलाया गया तो वो लाजमी पेश होंगे। तो ये मैंने सोचा कि ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का हमने देखा कि ये काफी खूब चर्चा और शोर, जोरो शोर था। फिर हमने देखा कि जैसे ही जनरल फैज हमीद की जो चार्जशीट उनके ऊपर आयद की गई और उसमें जो बताया गया कि 9 मई के हवाले से और जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से एक सियासी जमात के साथ काम करने के हवाले से जो अलहदा से तहकीकात हो रही हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे मौजूद जो क़यादत है जो कि बाहर है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है या पार्लियामेंट का नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर अपेयर होते हैं पीटीआई के जितने भी जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का एक जो आवाज उठाना या बयानात कम होना शुरू हो गए थे। और फिर हमने देखा कि जो पिछले कल से एक नई डेवलपमेंट शुरू हो रही थी कि पीटीआई की तरफ से जो प्री कंडीशंस पहले ये लगाई जाती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी से बात करेंगे, फौज से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, मौजूदा इन हुकूमत से बात नहीं करेंगे। फिर कुछ और जो प्री कंडीशंस थी खासतौर के ऊपर मैंडेट के हवाले से या फिर 26वीं आईनी तरमीम को वापस करना या इस तरह के जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं जो पीटीआई के उनको रिहा करना, ये तमाम प्री कंडीशंस इन्होंने ड्रॉप करके हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बाकायदा ये ऑफर की थी। हमने देखा कि हुकूमत भी अभी कोई उस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जो पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल थी वो वापस हो गई है। तो इस हवाले से आज मीडिया के ऊपर बाकायदा खबरें चली हैं इमरान खान से मंसूब एक बयान के हवाले से जो कि जराए के जरिए चलाया गया, और उसमें इमरान खान ने कहा है कि मेरी जो जमात है पीटीआई, अगर वो सारे उससे मुत्तफिक ना हो तब भी मैं ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का उसका ना सिर्फ ये कि कॉल दूंगा, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कि पहले मरहले के ऊपर वो जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको कॉल देंगे कि वो पाकिस्तान को बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे ना भेजें बल्कि हुंडी और हवाला के जरिए, ताकि ये हुकूमत को इसका कोई फायदा ना हो। तो इमरान खान इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इसका इयादा किया है और इसका जो है उन्होंने वो भरपूर तौर के ऊपर कि उनकी जमात अगर कोई भी इस हवाले से फैसला नहीं करती वो अकेले इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। और फिर साथ साथ ये भी कि उनकी तरफ से जो उनकी जमात है उनकी तरफ से बयानिया वो ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा। हमारे 200 से जायद वर्कर्स गुमशुदा हैं, गायब हो गए हैं। ये 26 नवंबर वाले एहतजाज के बाद उनकी पार्टी ठीक से आवाज नहीं उठा रही। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं कि अगर ये डरते हैं उनकी जमात वाले तो फिर इनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है 15 दिसंबर से इसको शुरू करने जा रहा हूं। तो इमरान खान ने ये जो कहा जा रहा था कि फैज हमीद के फैसले के बाद ये जो फर्द जुर्म आयद होने के बाद वो शायद वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन उनके बज़ाहिर यही नजर आता है कि जो सियासी क़यादत है जो कि बाहर है वो तो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन इमरान खान बज़ाहिर यही लगता है कि वो मुज़ाकरात नहीं बल्कि वो अपने इसी मुसम्मम इरादे के ऊपर वो मजबूत वो अपना वो दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो उसको जारी रखेंगे या शुरू कर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो सकती है तो नहीं या नहीं हो सकती। इस हवाले से मैं वक्तन फवक्तन मैंने भी बात की, ओवरऑल मीडिया के ऊपर भी इस पे बाकायदा डिस्कशन हो रही है कि ये किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकती। और उसकी वजह यही है कि जो बुनियादी जरूरियात के हवाले से अगर हुकूमत को जो टैक्सेस हैं या जो भी
जो बिल्स हैं वो अदा नहीं करेंगे तो ये अवाम का अपना नुकसान है। और कोई इमरान खान ने आके उनके जो बिल्स अदा नहीं करने और ना ही मीटर अगर कट जाते हैं तो वो लगवा कर देंगे, या फिर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे देना छोड़ देंगे तो उनकी जहां जो यहाँ पाकिस्तान में फैमिलीज रह रही हैं वो कैसे गुजर बसर करेंगी। तो ये सारी चीजें कोई इम्प्लीमेंटेबल नहीं लग रही इनकी। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट होगी उसके हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जो सेलुलर कंपनीज हैं वो पाकिस्तान को कितना ये जो टैक्स अदा कर रही हैं और उनका जो रेवेन्यू के हवाले से ये कितना आ रहा है। आज जो कल उन्होंने कौमी असम्बली में वजारत खजाना की तरफ से एक बाकायदा जो सवाल के जवाब में रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसके मुताबिक पिछले 5 साल में जो मोबाइल फोन सार्फिन है उनसे 3 खरब 38 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। 2020 में 50 अरब रुपए, 2023 में 80 अरब रुपए और उसके साथ 2024 में 92 बिलियन रुपीस ये इकट्ठे किए गए हैं टैक्स की मद में इन मोबाइल फोन कंपनी से। फिर उसके साथ साथ ये कि ये जो कौमी असम्बली को वो पेश किया गया है रिकॉर्ड वजारत खजाना की तरफ से, उसके मुताबिक जो 2025 में जो रेमिटेंसेस थी वो रेमिटेंसेस हैं वो $33 बिलियन क्रॉस कर देंगी। और इसी तरह जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी तकरीबन 33 अरब डॉलर से जो है वो क्रॉस कर जाएंगी। और चीन से जो सीपैक की मद में तकरीबन 25 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। ये जो पाकिस्तान में जो सरमायाकारी हुई है चीन के मुख्तलिफ मनसूबों की सूरत में, तो ये कल एक बड़ी अहम जो है वो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं कौमी असम्बली से। और इस हवाले से जो सवाल ये है कि ये जो सेलुलर कंपनीज हैं ये बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं जो आम सार्फिन से, लेकिन मसला ये है कि इवन अब बड़े शहरों में भी जो टेलीफोन कंपनीज की जो सर्विस है, मोबाइल जो इंटरनेट है वो तो दूर की बात है, जो आम एक रेगुलर कॉल होती है मिलाई जाती है वो इवन इस्लामाबाद में भी अब उनके सिग्नल इतने खराब और इतने जो है उनकी सर्विस इतनी बुरी है कि इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में बैठ के भी आप बाकायदा तौर पे वो जो रेगुलर उससे कॉल नहीं मिला सकते, या कॉल मिलती है तो उसमें इतनी ज्यादा डिस्ट्रप्शन होती है कि ये सर्विस के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को और फिर उनका जो इनकी सुपरवाइज करने के लिए या इनकी रेगुलेट करने के लिए जो इदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, उसको इंश्योर कराना चाहिए कि ये सर्विस के जो मेयार हैं उसको बेहतर किया जाए। जो टेलीफोन के जो खासतौर के ऊपर जो नेटवर्क्स का मामला है या सिग्नल्स का मामला है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि सार्फिन जो है वो पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में जो क्वालिटी सर्विस है वो उनको नहीं मिल रही। इस हवाले से उम्मीद है कि हुकूमत इस हवाले से इंश्योर कराएगी इन तमाम जो टेलीफोन कंपनीज हैं उनको। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।